हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, आप सभी को पता है कि हमने जो एचएसएससी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होगा 21 और 22 अक्टूबर को, क्योंकि उनके सेंटर्स की भी लिस्ट आ चुकी है। उसमें बताया जा रहा है कि जो छोटी गलियां होंगी उनके अंदर सेंटर नहीं बनाया जाएगा, कौन से ज़िले के अंदर कितने सेंटर बनाए जाएंगे, तो उसके आधार पर संभावना लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम 21 और 22 अक्टूबर को ही होगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए थे। तो उस साइंस की जो सीरीज है उसके अंदर मैंने बताया था, आपसे वादा किया था कि उसके अंदर आपके 10 से 13 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज रहेंगी उन्हीं में से मिलेंगे आपको। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए पहले 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ये छठा वीडियो है हमारा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छी तरह से समझना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो हमारी सीरीज रहेगी उसके अंदर मैंने वादा किया था 10 से 13 क्वेश्चन होंगे और हमारा टारगेट 15 क्वेश्चन का है। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का मापन करता है। तो वोल्ट मीटर मापन करता है, तो वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो वोल्ट मीटर होता है वो विद्युत विभवांतर का मापन करता है। किसका करता है? विद्युत विभवांतर का। तो विभवांतर होता है जो हमारी वोल्टेज आती है, जैसे घरेलू वोल्टेज होती है 220 वोल्ट। कितनी होती है? 220 वोल्ट। तो वोल्टेज का मापन जो विभवांतर होता है उसका मापन कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। इसके अलावा और भी ध्यान होने चाहिए आपको, जैसे एम मीटर होता है। एम मीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। किसका करता है? एम मीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो एक होता है लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर, जो क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापता है। दूध की शुद्धता कौन बताता है? लैक्टोमीटर बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है फेदोमीटर। क्या होता है? फेदोमीटर, जो क्या करता है? समुद्र की गहराई बताता है। क्या बताता है? समुद्र की गहराई, की समुद्र कितना गहरा है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फेदोमीटर का। एक होता है स्पिग्नोमेनोमीटर। क्या होता है? स्पिग्नोमेनोमीटर। तो स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज हम करते हैं रक्तचाप मापने में। तो रक्तचाप मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पिग्नोमेनोमीटर का। एक होता है एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? हवा या वायु की गति बताता है। तो हवा या वायु की गति का मापन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर का। एक होता है बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का हम यूज करते हैं वायु दाब को मापने के लिए। किस में करते हैं? वायु दाब को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का। एक होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं हम भूकंप का पता लगाने के लिए। किसके लिए? भूकंप का पता लगाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, एमीटर का यूज विद्युत धारा में, लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता मापने, फेदोमीटर का समुद्र की गहराई में, स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज करते हैं रक्तचाप को मापने में, एनीमोमीटर का हवा की गति ज्ञात करने में, बैरोमीटर का वायु दाब ज्ञात करने में, सिस्मोग्राफ का भूकंप का पता लगाने के लिए। इसके अलावा भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम करते हैं रिएक्टर स्केल के ऊपर। किसके ऊपर? रिएक्टर स्केल के ऊपर। अगर भूकंप का पता पूछे तो सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता पूछे तो रिएक्टर स्केल बताना है आपको। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है वोल्ट मीटर का मापन हम वोल्ट मीटर के द्वारा किसका मापन करते हैं? हम विद्युत धारा का माप, वो विभवांतर का माप ज्ञात करते हैं। सॉरी, विभवांतर, क्योंकि विद्युत धारा के लिए तो क्या होता है? एमीटर होता है। तो विद्युत विभवांतर को हम किसके द्वारा मापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, परमाणु के केंद्र में स्थित एक छोटा धनावेशित भाग कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो परमाणु होता है उसके मिड में धनावेशित पार्ट होता है, बाहर क्या होती है? सेल होती हैं इसकी। क्या होती हैं? सेल होती हैं। तो जो मिड पार्ट होता है इसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस में
न्यूट्रॉन। और जो बाहर जो सेल होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहली बात मैंने बताई, जो एटम होता है परमाणु, उसके मिड में जो पार्ट होता है उसे, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आप देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। तो जो मिड का पार्ट रहेगा उसके अंदर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो मिड का जो पार्ट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और हिंदी में हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलेंगे, नाभिक। तो आपको पता होना चाहिए, जो एटम और परमाणु होता है उसका जो मिड पार्ट होगा उसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। इसके अलावा जो बाहर जो सेल होती हैं, इन्हें के सेल, एल सेल, एम सेल, और इसे हम क्या बोलेंगे, एन सेल होती हैं। जैसे के, एल, एम, एन। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। कौन सा होता है, 2n²। और जो n होता है स्मॉल, उसके के लिए 1 होता है, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए कितना होता है 4। अगर n का मान 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 रखोगे तो 2 की स्क्वायर कितनी रहेगी, 4 को 2 से करोगे तो 8, 3 का करोगे तो 9 को 2 से 18, 4 का स्क्वायर करोगे 16 को 2 से करोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो हमारा क्वेश्चन यही है कि जो एटम या परमाणु होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु के केंद्र में स्थित एक छोटा धनावेशित भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे नाभिक कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, वह दोष उसे होने की संभावना है। देखो, जो एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, एक तो निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें उल्टा करना है आपको, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष रहेगा उसके अंदर तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष रहेगा उसके अंदर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। उल्टा करना है आपको, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। विपरीत करना है आपको। तो इसमें क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही, वह दोष जो उसे होने की संभावना है, तो उसे कौन सा दोष रहेगा, निकट दृष्टि दोष। विपरीत करना है आपको, निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, निकट दृष्टि दोष, जो आगे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये ऑप्शन दे रखा, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो कौन सा रहेगा, निकट दृष्टि दोष रहेगा। इसके अलावा और भी आपको ध्यान रखना है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे हम मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मायोपिया। क्या बोला जाता है, मायोपिया। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होता है, रेटिना के आगे बनता है। ये ध्यान रखना आपको, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बनता है। और इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं हम, अवतल लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है,
निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे। और निवारण के लिए क्या करते हैं हम, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस जो चश्मा लगाया जाता है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। इसके अलावा जो दीर्घ दृष्टि होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। इसके अंदर क्या होगा, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ये ध्यान रखना, आपको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। और इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। हमें क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष पूछ रखा है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे, अवतल लेंस इसके निवारण में यूज किया जाता है। दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष में जिसे हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और निवारण के लिए क्या करते हैं हम, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। तो ये जरा, दूर मत करो, जरा दृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो आंखों की जो सामंजस्य क्षमता होती है, सामंजस्य क्षमता होती है, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसे हम कौन सा बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। और ये कब होती है, जो बुढ़ापा होता है, एज्ड जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ज्यादा होता है। जरा दृष्टि दोष, सामंजस्य जो क्षमता होती है आंखों की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोक्सी लेंस, जिसके अंदर उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है। निकट और दूर दोनों की नहीं दिखाई देती, तो अवतल और उत्तल दोनों का यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आंख होती है हमारी, उनके अंदर और भी होते हैं, जैसे दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता होता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष भी होता है। क्या होता है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं वो तो अच्छी तरह से दिखाई देती है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उनको हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। क्षैतिज लाइनें तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो खड़ी लाइनें होती हैं ऊर्ध्वाधर, वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती। और इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। किसका करेंगे, बेलनाकार लेंस का यूज। तो आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा, अवतल लेंस निवारण के लिए। इसके अलावा दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, रेटिना के पीछे उत्तल लेंस का यूज। इसके अलावा जरा दृष्टि दोष में सामंजस्य क्षमता खत्म हो जाती है, द्विफोक्सी लेंस, जो सामंजस्य क्षमता खत्म होने से न तो दूर का दिखाई देता न निकट का दिखाई देता। इसके अलावा दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता होता है, उसके अंदर क्षैतिज लाइनें तो दिखाई देती है, ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देती। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। कि जो इंसुलिन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ वेटिंग ने की थी। किसने की थी, एफ वेटिंग भी मिल सकता है, बेटिंग भी मिल सकता है आपको। तो किसने की थी, एफ बेटिंग ने किसकी खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। इसके अलावा और भी आपको डाटा ध्यान रखना है, जैसे रेबीज या दूध का पाश्चुरीकरण, रेबीज का टीका या फिर हम बोले दूध का पाश्चुरीकरण। देखो दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है, दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसको एकदम से ठंडा किया जाता है और फिर उसको थैलियों के अंदर पैक कर दिया जाता है, जो पैकेट आते हैं दूध के। उसके बाद में दूध खराब नहीं होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण। तो रेबीज और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। किसने की थी, लुई पाश्चर। ध्यान रखोगे आप, किसने की थी, लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी,
जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु, ल्यूवेनहोक ने, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा विषाणु की बात करें हम, जीवाणु भी खतरनाक होते हैं, विषाणु भी खतरनाक होते हैं, विषाणु को हम वायरस बोलते हैं। तो विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की के द्वारा। तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहोक ने, विषाणु खोज इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी? पेनिसिलिन की खोज की गई थी। इसके अलावा अगर हम और बात करें, अगर डीएनए की बात करें हम कि डीएनए की खोज किसने की, तो वाटसन, जेम्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई थी। जेम्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? डीएनए की, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई थी? फंक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? विटामिन की खोज की गई थी। इसके अलावा अगर हम चेचक की बात करें, चेचक का टीका, तो ये खोज की थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। पहली बार चुका ये क्वेश्चन। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? वो चेचक की। रेबीज या दूध का पायसुरगण लुई पास्चर। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहोक ने, विषाणु की इवानोव्स्की ने, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, डीएनए की वाटसन एंड क्रिक, और विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? फंक के द्वारा की गई थी। तो हमें पूछ रखा है इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एफ वेटिंग के द्वारा। एडवर्ड जेनर दे रखा है, इसने चेचक का खोज की थी। तो ये ध्यान रखना आपको। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीने के पानी का पीएच मान कितना होता है? तो जो हम पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। कितना होता है? 6.5 से लेकर के 8.5 तक। अगर शुद्ध जल पूछा जाता है तो उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? 7। वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पीएच स्केल जो हमारा होता है, मैं बता देता हूँ आपको, उसमें 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। मिड में 7 होता है। 7 तो क्या होता है? उदासीन होता है। इसके अलावा 0 से 7 तक पीएच मान रहेगा तो अम्लीय रहेगा। 7 से 14 तक होता है तो वो क्षारीय होते हैं। तो शुद्ध जल का तो 7 होता है, उदासीन होता है। लेकिन जो पीने का जल होता है ना, वो 7 से थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी पीएच हो सकता है। तो कितना रहेगा? 6.5 से लेकर के 8.5 तक पीएच मान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा दूध होता है, मिल्क, दूध का पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। जो हमारा ब्लड होता है, रक्त, उसका पीएच होता है 7.4 होता है। ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एक जठर रस होता है हमारा। क्या होता है? जठर रस। एक होता है नींबू का रस। जो जठर रस होता है, जो हमारे आमाशय के अंदर होता है, जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका पीएच होता है 1.2। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच कितना होता है? 2.2 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका यूज क्या करते हैं हम? जब एसिडिटी होती है, एसिड की मात्रा बढ़ती है, तो किसका यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये किस में यूज करता है? जब एसिडिटी होती है तब इसका यूज किया जाता है। तो इसका पीएच कितना होता है? 10 होता है। अगर NaOH पूछा जाए आपसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? 14 होता है। HCl पूछा जाए तो कितना होता है? 0 से लेकर के 1 उसका पीएच वैल्यू होती है। तो आपको ध्यान रखना है, दूध का 6.8, रक्त का 7.4, जठर रस 1.2, जो हमारा आमाशय होता है उसके अंदर रहेगा। नींबू का रस 2.2 रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो किस में यूज आता है? एसिडिटी के अंदर यूज आएगा, उसका पीएच
10 रहेगा। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। HCl का कितना होता है, 0 से लेकर के 1 क्या होता है, उसका pH वैल्यू होती है। तो पीने के पानी का pH वैल्यू कितनी रहेगी, 6.5 से लेकर के 8.5 तक होती है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वे रासायनिक पदार्थ जो सजीवों की गतिविधियों और उनकी वर्दी वर्दी है उनकी वर्दी का समन्वय करते हैं कहलाते हैं। देखो जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर ब्लड क्या करता है, सर्कुलेशन करता है पूरे शरीर के अंदर। जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती है, उनके द्वारा हार्मोन छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, हार्मोन। किनके द्वारा छोड़े जाते हैं, हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। जो अगर कोई ग्लैंड से संबंधित आएगा तो मैं कंप्लीट बता दूंगा आपसे आपको कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उसका क्या यूज होता है। तो जो ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, रक्त के अंदर हार्मोन छोड़ती हैं, और वो हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर की जो समन्वय क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर की जो वर्दी होती है, उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है वो भी नुकसान करता है, अगर हार्मोन की कमी हो जाती है वो भी हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सजीवों की गतिविधियों और उनकी वर्दी का क्या करता है, समन्वय करता है, तो क्या कहलाता है, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स। इसके अलावा जो जनन हार्मोन होते हैं, ये ध्यान रख सकते हो, महिला के अंदर और पुरुष के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, महिला के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्ट्रॉन होता है। दो हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। पुरुष के अंदर कौन सा होता है, टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन। तो ये ध्यान रखोगे आप, महिला के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, पुरुष के अंदर टेस्टेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा और भी ग्रंथि का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है और उसका क्या यूज होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, रासायनिक पदार्थ जो हार्मोन होता है वो शरीर के समन्वय और वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे देखो, जस्ती गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर इसका लेप होता है। देखो जैसे लोहा होता है हमारा, लोहा है, लोहा क्या होता है, अगर एयर के संपर्क में आता है, वायु के, H2O वाटर जल के संपर्क में आता है, या फिर एसिड अम्ल के संपर्क में आता है, तीनों के संपर्क में आएगा तो लोहे के क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, कोरिजन। तो लोहे के जंग लगने से क्या होता है, लोहा डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी कारण जो हमारे बड़े बड़े पुल होते हैं, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी जो पानी की जो जहाज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जंग लगने से लोहे का नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होता है, किससे, जंग लगने से। इसी कारण क्या करते हैं हम, लोहे के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं या फिर तेल लगाते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं या ऑयल अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एयर वायु H2O और एसिड के संपर्क में नहीं आए, इनके संपर्क में नहीं आएगा तो जंग भी नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी तो लोहा ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या सोचा कि लोहे के ऊपर किसका पेंट किया जाए, जिंक का पेंट कर दिया जाए, Zn, जिसे हम बोलेंगे जिंक। अगर जिंक का पेंट कर देते हैं इसके ऊपर तो इसके ऊपर जो जंग होती है वो नहीं लगती है। और जो जिंक का लेप किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जस्ती या गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जस्ती या गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। तो लोहे के ऊपर किसका किया जाता है, जिंक का लेप किया जाता है। किसका किया जाता है, जिंक का, जिसका सिंबल होता है Zn। और कितने नंबर पे आता है ये, 30 नंबर पे आता है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, जिंक का लेप करना जस्ती या गैल्वेनाइज्ड कहलाता है। ये ध्यान रखोगे। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, मार्स गैस इसके लिए एक अन्य शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मार्स गैस होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, CH4 पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं।
तो मीथेन जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मार्स गैस। तो नाइट्रोजन भी नहीं रहेगा, इथेन भी रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलेंगे। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुब्बारे भरे जाते हैं, तो जो गुब्बारे होते हैं जिनको ऊपर छोड़ा जाता है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस भरते हैं हम, हीलियम भरते हैं। कौन सी भरते हैं, हीलियम गैस भरा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, हल्की गैस होती है। क्या होती है, हल्की गैस। और जो हल्की गैस रहेगी वो उतना ही क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। और गुब्बारे का भी मकसद क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए, तो इसलिए कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वायुयानों के जो टायर होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तब आपको कौन सी बतानी है, नाइट्रोजन गैस। किसी किसी बुक के अंदर गुब्बारे भरे जाते हैं, उसके अंदर भी कौन सी गैस मिलेगी आपको, नाइट्रोजन मिलती है। क्योंकि नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादा किसका यूज किया जाता है, हीलियम का। कई बुकों के अंदर आपको नाइट्रोजन मिलेगी। वायुयानों के टायरों के अंदर नाइट्रोजन, हीलियम का भी यूज किया जाता था पहले, हाइड्रोजन का भी यूज। सबसे हल्की गैस तो होती है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस H, हाइड्रोजन। सबसे भारी पूछी जाए आपसे कि सबसे भारी गैस होती है, तब आप बताओगे रेडोन, RN। कौन सी बताओगे, रेडोन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, टायरों के अंदर भी भर सकते हैं, गुब्बारों के अंदर भी भर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये ज्वलनशील होती है। क्या होती है, ज्वलनशील। जैसे जब वायुयान क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, नीचे उतरेंगे या ऊपर चढ़ते हैं, तो उनके टायर क्या करते हैं, घर्षण करते हैं जो अर्थ सरफेस से, तो उनमें क्या होती है, ज्वलनशील होने से क्या रहेगा, आग जो अग्नि होती है, अग्नि पकड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस का यूज कम किया जाता है। कौन सी गैस का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन N2 का, क्योंकि ये क्या होती है, अक्रिय गैस होती है। कैसी होती है, अक्रिय, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। इसी कारण कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, वायुयानों के टायरों में। इसके अलावा गुब्बारों के अंदर कौन सी भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, जो रहेगी HU, और ये होती है N2, ऑक्सीजन होती है O2। तो कौन सी भरी जाएगी, हीलियम गैस। इसके अलावा किसी किसी बुक में आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस भी मिल सकती है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाएगी, हीलियम गैस। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हवा है एक, क्योंकि हवा होती है उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो सभी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। तो हवा क्या होती है, एक मिश्रण होता है। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, यौगिक दे रखा है। मैं लिख दूंगा, हवा है एक यौगिक। क्वेश्चन था, हवा है एक यौगिक। एक ऑप्शन क्या दे रखा था आपको, यौगिक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तत्व, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। देखो तत्व तो क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तत्व हम किसे कहते हैं, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु। क्या होते हैं इसमें, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया। क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसे तो हम क्या बोलते हैं, तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। सेकंड रहेगा यौगिक। यौगिक क्या रहेगा इसमें, इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के क्या रहेंगे, परमाणु होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे H2O हो गया, जो वाटर होता है, जल, उसके अंदर क्या होता है, H2O में क्या रहेगा, हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, और एक क्या है इसमें, ऑक्सीजन है। तो इसमें दो प्रकार के क्या हो गए, एटम्स या परमाणु हो गए। तो दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक या कंपाउंड बोला जाता है। तत्व किसे बोलेंगे, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, जितने भी 118 एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट, तत्व होते हैं। इसके अलावा मिश्रण होता है, जिसमें क्या रहेगा, दो या दो से अधिक चीज़ों का जो मिक्स होता है, चाहे वो क्या हो सकते हैं, जैसे हम बात करें कि जैसे हमारा नींबू का
जो पानी बनाते हैं उसके अंदर क्या लेते हैं हम, पानी भी लेते हैं, उसके अंदर शुगर भी मिलाया जाता है, साल्ट भी मिलाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो इसी कारण ये पूछ रहा है कि जो हवा है, हवा एक एयर क्या होती है, एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, इसके अलावा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो इसमें कई सारी गैसें क्या होती हैं, आपस में मिश्रित होती हैं, इसीलिए हवा क्या होती है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी, मिश्रण रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हवा होती है, हवा क्या रहेगी, हवा मिश्रण होता है, ये ध्यान रखोगे आप। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैंने क्लास को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छी तरह से समझ में आई भी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपका कोई स्पेशल टॉपिक हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको दबा करके मेहनत करनी है, बस आपका 1 महीना ही बचा है लगभग, तो 1 महीने तक आपको लगातार मेहनत करनी है और अपना सिलेक्शन क्या करना है, श्योर करना है, पक्का करना है। और हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।